आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप सभी को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जो भी एस्पायरेंट हैं जो सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को पता चल गया होगा, वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जुलाई से अगस्त तक की जो डेट दी गई है उनमें से आपके अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, जहाँ जिसका सेंटर वगैरह है वो बाद में पता चलेगा आपको। अभी आपको शायद सिर्फ डेट ही दिया गया है, फिर वो जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा 15 दिन पहले या 7 दिन पहले तो आपको सेंटर्स भी पता चल जाएगा। तो सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी ज़ोरों शोरों से। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूँ। और ये सिर्फ सीटेट नहीं, हर स्टेट लेवल टेट जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट है, सुपर टेट है, ये सभी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, KVS, NVS, DSSS एग्ज़ाम, उसमें भी ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सब इंटरकनेक्टेड पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से जो टॉपिक है, जो हम टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए या फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जान रहे हैं कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारियां कर रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन है CDP का, मतलब कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, उसका आज हम क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जनवरी 2021 का ये पेपर है, तो इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ जो हमारे नए एस्पायरेंट हैं जिन्हें बहुत सारे टॉपिक इतने पता नहीं है, उनके लिए एक डिटेल और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो वो मैं करूँगी आपको क्वेश्चन के साथ, सिर्फ आंसर नहीं, उसके जो ऑप्शंस हैं उसके जो डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हुए मैं आपको समझाऊंगी। और इसलिए वीडियो क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है जब आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो इंटरेस्ट भी नहीं बना रहता है देखने के लिए। इसीलिए हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे अच्छे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है गहरी होती जाए, डीप होती जाए, और आप जो है एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए एबल हो सकें और आप अच्छे नंबर से स्कोर करके क्वालिफाई करें। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में आपको बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था। और एज ए PGT इंग्लिश टीचर मुझे 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैं क्लासेस बाकी चीज़ों की लेते रहती हूँ, लाइक ग्रामर है, मैथ्स वगैरह है। तो यहाँ पर मैं आपकी एजुकेटर निर्मला साहू आपको सीटेट, पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूँ। चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है CDP में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बाल्य अवस्था की अवधि में विकास किस तरह से होती है, उसके ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट नंबर, स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। ये तो गलत बात है। स्लो कहाँ होता है, काफ़ी फास्ट होता है ना। और मापा नहीं जा सकता बोलते हैं, बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है जो भी चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है मेजर नहीं किया जा सकता, स्लो होता है, तो ये गलत ऑप्शन है। इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, हाँ ये सही है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्यों बहुस्तरीय इसलिए बोला गया है क्योंकि 4 स्टेजेस से गुजरती है। सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 ईयर होती है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है 7 से 11, उसके बाद 4th जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है जो कि अडल्टहुड तक पहुंचती है 11 से। तो मल्टी लेयर्ड होता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित होता है, सब कुछ मिश्रित होता है। कहने का मतलब है कि लैंग्वेज सीखना, सिंबल सीखना, बच्चा जब छोटा होता है तो सिर्फ शब्द वगैरह कुछ नहीं आता, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है, सेंसरी मोटर्स का इस्तेमाल करता है। फिर 2 से 7 में वर्ड, सिंबल, ऑब्जेक्ट, चीज़ों को समझने लगता है, देखता है, भाषा सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, बोलना सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, नंबर, ऑर्डर, ये सब उसको नंबरिंग वगैरह आता है, ठीक है। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी है ना, 3rd स्टेज में रिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन है ना, कॉन्क्रीट चीज़ों को समझने लगता है, उसका लॉजिक वगैरह भी दे पाता है। 4th स्टेज में तो उसका जो लॉजिक रीजनिंग वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, हर तरीके से चीज़ों को सोच सकता है, मतलब चीज़ों को सिंथेसाइज करके उसको एक
कंक्लूजन पे पहुंच पाता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। कहने का मतलब मल्टी लेयर्ड और मिश्रित है, कहने का मतलब जो ये 4 स्टेजेस से गुजरता है, इसके अंदर जो कुछ भी चेंजेस आते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और मल्टी लेयर्ड होते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कंसिस्ट ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस। देखिए ऑनली जहाँ पर लिख गया ना वो गलत ही होता है। ऑप्शन ओनली जो होता है ये नेगेटिव को बताता है, ऑप्शन कट हो जाएगा। सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन बोल रहा है, मतलब जो क्वांटिटेटिव चेंजेस है वही होता है, ऐसा तो नहीं है ना। क्वालिटेटिव चेंज भी तो होता है और उसमें कितनी सारी चीज़ें होती है। तो क्वांटिटेटिव ओनली बोल रहा है तो गलत है। इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंट बोल रहे हैं कि डिसऑर्डर में होता है, अनियमित होता है, डिसजॉइंट ऐसे थोड़ी होता है। 0 से 2 साल में बच्चा बोलना तो नहीं सीख जाता है, कॉन्क्रीट चीज़ें तो समझना नहीं सीख जाता है। 0 से 2 साल में वही सीखेगा जो उसका ग्रोथ में आएगा, जैसे कि चीज़ों को देखना, समझना, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना। बोलना वो 2 से 7 में सीखेगा। अब बोलना भी सीखेगा तो बिल्कुल एकदम लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाएगा, पोएट बन जाएगा, राइटर बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो डिसऑर्डर बोल रहा है तो सब कुछ ऑर्डर पे चलता है, कोई डिसऑर्डरली नहीं होता है, डिसजॉइंट नहीं होता है, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। डिसजॉइंटेड नहीं होता है, कनेक्टेड होता है। पहले वो देखेगा, चीज़ों को समझेगा, फिर रंग किसी ऑब्जेक्ट का शेप साइज सीखता है, उसके बाद जो भी सीरिएशन होता है, कंजर्वेशन आता है, वो तो देखिए सब इंटर रिलेटेड होता है, रिलेट करते हुए आगे बढ़ता है, डिसजॉइंटेड नहीं होता है। यहाँ पे असंबंध बोला गया तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सेकंड आंसर सही है, मल्टी लेयर्ड होता है, बहु स्तरीय होता है, मिश्रित होता है। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन से कि जिन प्याजे जी का जो थ्योरी है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चारों स्टेजेस को आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। इसीलिए आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में CDP का जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर जाके देखिएगा। मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है उसमें स्टेजेस है और कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके अंतर्गत स्कीमा वगैरह आता है, सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, है ना। क्या बोल रहा है उसको, क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या होता है। इसको ऑप्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में, लेमन भाषा में समझाती हूँ। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक टास्क का वो रेंज है ना, एक वो लिमिट है, रेंज है, जहाँ पर बच्चा अपने गोल को अचीव कर सकता है, लेकिन उसको उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। ठीक है, हेल्प चाहिए। यहाँ तक पहुंच तो सकता है, यहाँ तक वो कर सकता है काम, यहाँ पहुंचने के लिए उसको हेल्प चाहिए, और वो हेल्प जो देता है उसको हम स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, मचान या पाड़ कहते हैं, स्कैफ फोल्ड करते हैं हम। वो जो असिस्टेंट देते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक वो खुद से कर सकता है, यहाँ तक भी पहुँच सकता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, उसको हेल्प की ज़रूरत है। ये जो रेंज है ना, रेंज ऑफ टास्क, ये होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यही होता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ तक वो विकास कर सकता है, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए उसको मदद की, असिस्टेंट की ज़रूरत है, और बिना असिस्टेंट के वो यहाँ तक नहीं अचीव कर सकता अपने गोल को। यहाँ तक जो पहुँचने के लिए जो क्षेत्र होता है, ये जो रेंज है, इस रेंज को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और यही जो असिस्टेंस दी जाती है उसे हम स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, पाड़ कहते हैं, मचान कहते हैं। और किसके द्वारा दी जाती है, मोर नॉलेजेबल देन अदर, जिसकी नॉलेज लर्नर से ज़्यादा हो, और उसमें एज मायने नहीं रखता कि वो बड़े एज का ही हो, ज़्यादा एज का हो, कोई छोटा भी उसमें MKO हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेव वाइगोत्स्की का टॉपिक। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन क्या है, द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड करेंट लेवल, चाइल्ड का जो करंट लेवल है इंडिपेंडेंटली ये कर सकता है बिना किसी मदद के, ये लेवल को वो बिना किसी मदद के कर सकता है, बोल रहा है। एरिया बिटवीन द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, यहाँ तक वो अपने आप खुद से पहुँच सकता है। ठीक है, ये बच्चा है, यहाँ तक अपने आप पहुँच सकता है। And the level of performance that the child could achieve with the help of adult and more skilled pair, यहाँ तक तो वो खुद से कर सकता है इंडिपेंडेंटली, है ना, मुक्त रूप से, बिना किसी मदद के।
यहाँ तक भी वो पहुँच सकता है, लेकिन अकेले नहीं, उसको टेम्परेरी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, असिस्टेंट चाहिए। और ये जो क्षेत्र होता है उसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये असिस्टेंट्स मोर स्किल्ड पेयर्स मतलब कोई भी हो सकते हैं, उसके साथ वाले, उससे बड़े छोटे कोई भी हो सकते हैं, उसकी मदद से। तो ये बिल्कुल पहला ही ऑप्शन एकदम सही है, करेक्ट है। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर और ऑप्शन को देख लेते हैं हम। अ रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू एज पर एज बट कैन नॉट। एक ऐसा यहाँ पे बोल रहा है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता। यहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल हु बिगिन विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव एट द शेयर अंडरस्टैंडिंग। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति, अलग अंडरस्टैंडिंग वाले दो व्यक्ति जो है एक प्रोसेस शुरू करते हैं, है ना, और समान समझ पर पहुंचते हैं और सेम अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये गलत है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन लर्न टू परफॉर्म टास्क एज सेट बाय द एल्डर मेंबर इन अ सोसाइटी। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, ये भी गलत है। ये आपको समझ में आ गया क्लियरली जो मैंने बताया कि एक रेंज है जिसको बच्चा खुद से कर सकता है, ये जो रेंज है ये कर सकता है, लेकिन उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए टेम्परेरी हेल्प की आवश्यकता होती है। टेम्परेरी हेल्प मोर नॉलेजेबल अदर दे सकता है, जो मोर स्किल्ड होता है, ज़्यादा उससे कौशल होता है, वो उसे दे सकता है। स्कैफोल्डिंग के माध्यम से उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ तक पहुँचने का, ये रेंज को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सरल और बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड वे पे ना मतलब चीज़ें लगे। जैसे क्या होता है, बहुत सारी वीडियो आप इधर उधर देखते हैं, बहुत बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना कि कोई क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि इतना आसान कर दें कि आपको यहाँ वहाँ कॉम्प्लिकेटेड वे पे समझने की कोई ज़रूरत नहीं। एक रेंज होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पर बच्चा एक तो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है और उस रेंज तक उस दूसरी जगह टास्क को कंप्लीट करने वाली जो जगह है वहाँ पहुँचने के लिए उसको हेल्प चाहिए होती है। तो वो जो रेंज होती है उस रेंज को हम, उस लाइन को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। और ये जो हेल्प मिलती है ना, टेम्परेरी हेल्प, उसको हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। स्कैप फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बार बार स्कैप फोल्डिंग को समझाती हूँ आपको, जिसे हम हिंदी में पाड़ या मचान कहते हैं। स्कैप फोल्डिंग जो है वो टेम्परेरी हेल्प होती है। जैसे बच्चा यहाँ तक पहुँच जाएगा तो स्कैप फोल्डिंग नहीं होगा, हट जाएगा, है ना, वो मदद हट जाएगी। और ये जो मदद मिलती है वो मोर नॉलेजेबल और स्किल्ड पर्सन के द्वारा मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रेन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं। देखिए, आपको पता है 4 स्टेज होती है ना, 1 2 3 4 होती है। 0 से 2 सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 11, सॉरी 2 से 7, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर 11 से अडल्टहुड तक। ठीक है, अडल्टहुड है या फिर आपका जो लास्ट जो आपकी एज होती है, सीनियर सिटीजन या जो भी है, बुढ़ापे तक जो कहते हैं, तो अडल्टहुड मानते हैं इसको हम। 4 स्टेज होती है। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? ये हो गया आपका सेंसरी मोटर स्टेज, ये हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, उसकी डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है, हाइपोथेटिकल जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो एकदम हाई हो जाती है। वो सोच सकता है, हाइपोथेटिकली चीज़ों को रीजनिंग कर सकता है, उसे हम कहते हैं ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। फर्स्ट नंबर, आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थॉट। देखिए यही फर्स्ट नंबर पे ही दे दिया आपका आंसर। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ है। आर बॉन्ड बाय सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट जो होती है
वो तो 2 से 7 में होती है, क्योंकि वो एक ही जगह पे एक ही चीज़ों पे अपने आप को, अपने थॉट को केंद्रित रखता है। इरिवर्सिबिलिटी होती है उसमें, मतलब रिवर्स नहीं कर पाता है। तो ये तो 2 से 7 वाली स्टेज है, मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है। कैन नॉट कंजर्व, क्लासीफाई एंड सीरिएट, ये भी वही सेम स्टेज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंजर्व नहीं कर पा रहा है, क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है, सीरिएट नहीं कर पा रहा है। बिगिन टू एंगेज इन मेक बिलीव एंड सिम्बॉलिक प्ले। अब ये मेक बिलीव या सिम्बॉलिक प्ले, ये तो सेंसरी मोटरी स्टेज वाली स्टेज होती है। तो ये तीनों गलत हो जाएगा और हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थॉट, फर्स्ट नंबर आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जीन पियाजे जी की जो थ्योरी है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेओ वाइगॉट्स्की, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग theory of moral development do individual believe that actively maintaining the current social system ensure human relationship and social order? लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। मतलब कि लॉरेंस कोलबर्ग ने जो 3 स्टेजेस दी है, जिसके अंतर्गत पूरे 6 चीज़ें बोली गई हैं उनके द्वारा, जैसे कि क्या है, कन्वेंशनल है पहला, कन्वेंशनल, सॉरी प्री कन्वेंशनल, सॉरी बोलने में गलती हो गई, प्री कन्वेंशनल पहला है आपका, प्री कन्वेंशनल, सेकंड है कन्वेंशनल और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये जो उनके द्वारा बोली गई है बातें मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, कि एक इंडिविजुअल जो है वो क्या बिलीव करता है, एक्टिवली मेंटेनिंग द करेंट सोशल सिस्टम, जो सामाजिक प्रणाली है उसको अगर सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मतलब पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप बनता है समाज में और सुरक्षित रहता है चीज़ें, वो कौन से स्टेज पे होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये तो सेकेंड स्टेज होती है उसकी, है ना, पनिशमेंट ओबीडियंस कन्वेंशनल उसमें आती है, दंड और आज्ञा पालन अभिव्यन, ठीक है, ये तो मतलब पनिशमेंट और उसमें आ जाता है जो है ना गुड बॉय, ओबीडियंट बॉय, गुड गर्ल वाला जो स्टेज है। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, हाँ यहाँ पर ये सही है ऑप्शन, फिर भी और बाकी ऑप्शन को देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ये लास्ट स्टेज होती है जो पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत आती है, ये कभी हम आपको इसको डिटेल में समझाएंगे। द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये एथिक के बारे में है ना, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के बारे में, नैतिकता जो है पूरी मतलब यूनिवर्सल हर किसी के लिए सही है उसके लिए होती है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सोशल सिस्टम को के जो लॉ ऑर्डर होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसको बनाए रखने के लिए उसको उसको अच्छे से मानते हुए चलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब लॉ जो लॉ एंड ऑर्डर हैं उसको हमको मानना पड़ता है, सोशल जो लॉ और सिस्टम है उसको मानना पड़ता है, ताकि सोसाइटी में लॉ ऑर्डर अच्छे से मेंटेन रहे, आपसी जो संबंध है ह्यूमन बीइंग में है ना, मानव जाति में, उसमें अच्छी आपसी संबंध जो है मधुरता बनी रहे। तो ये सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन के अंतर्गत आती है, क्योंकि इस स्टेज पे वो समझने लगता है कि सामाजिक क्रम व्यवस्था जो है, मतलब समाज में जो भी सिस्टम लॉ ऑर्डर बनाए हैं उसको अगर हम एक्टिवली मेंटेन रखते हैं, सक्रिय रूप से रखते हैं, उसको हम ब्रेक नहीं करते हैं, उसके खिलाफ नहीं जाते हैं, तो आपस में ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है सोसाइटी में वो पूरे ऑर्डर पे रहेगा। मार पीट, झगड़ा, कम्युनिटी राइट्स, ये सब नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्डर पे रहेगा। तो आपका सेकंड जो नंबर है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी बाय हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 सिद्धांत दिए हैं, है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस के। पहले उन्होंने 7 दिए थे, फिर उन्होंने चेंजेस किया, फिर 8 दिया। तो उसकी भी
मतलब एक डिटेल एक्सप्लेनेशन बनती है, क्योंकि उससे भी आपको समझना पड़ेगा कि वो 8 जो इंटेलिजेंस है वो क्या क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो इनमें से 3 तो गलत ऑप्शन है, पेयर है, और एक सही है, वो आपको बताना है। तो देखते हैं। स्पेशल यानी कि होता है स्थानीय क्षेत्र वगैरह का जो नॉलेज होता है, एरिया है ना, एरिया वगैरह का जो नॉलेज होता है आपको, स्पेस, ये सब। तो थेरेपिस्ट जो होता है उसको इस नॉलेज की क्या ज़रूरत है। थेरेपिस्ट क्या होता है, मेंटल इलनेस वगैरह को ठीक करता है, साइकोलॉजी डील करता है, तो उसको क्षेत्र वगैरह के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। तो ये तो गलत हो गया, स्थानिक बोल दिया गया। देखिए स्पेशल है ना, तो और थेरेपिस्ट क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इंट्रापर्सनल, अंतरा व्यक्तित्व, मतलब कि जब आप अपने आप से बात करते हैं, अपने थॉट को खुद सोचते हैं, अपने ओन थॉट में अपनी चीज़ों को, अपने बातों को बोलते हैं, वो इंट्रापर्सनल होता है। और इंटरपर्सनल मतलब 2 व्यक्ति के बीच, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है ना, आप किसी और से बोल रहे हैं, अपने विचारों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, वो इंटरपर्सनल होता है। इंट्रापर्सनल जब आप अपना ही थॉट, जैसे कि आप खुद अपने आप सोच रहे हैं मैं इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँगा, इतने प्रीवियस पेपर अटैम्प्ट कर लूँगा या कर लूँगी तो मैं आसानी से सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, ये आप अपने मन में सोच रहे हो, किसी को बोल नहीं रहे हो, तो ये इंट्रापर्सनल हो जाता है। तो सेल्स पर्सन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्स पर्सन जब कम्युनिकेट करेगा तो 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है ना भाई, वो खुद और जिसको वो खुद सेल करेगा। तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया, ये तो इंटरपर्सनल हो गया, यहाँ पे इंट्रापर्सनल हो रहा है। लिंग्विस्टिक यानी भाषिक, जैसे कि पोएट होते हैं, राइटर होते हैं, जो लैंग्वेज या भाषा में जिनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। और उसके सामने बोला है स्कल्पचर, तो भाई ये तो मूर्तिकार, शिल्पकार होता है, तो इसे तो भाषा में बहुत अच्छा होना या लिंग्विस्टिक की नॉलेज होने की इसको आवश्यकता तो है नहीं, यहाँ पे उसका जोड़ी बना के दिया, तो ये भी गलत है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, शारीरिक गति संवेदना, मतलब कि बॉडीली काइनेस्थेटिक जिनको अपने बॉडी और उस पर क्या कहना चाहिए, कंट्रोल अच्छा होता है, अपने बॉडी के जो पार्ट्स और बॉडी, खुद की बॉडी पे एक अच्छा कंट्रोल होता है। जैसे पहलवान होते हैं, रेसलर होते हैं, और जो भी प्लेयर होते हैं उनको अपने बॉडी पे कंट्रोल रहता है, पूरा अच्छे से खेलना वेलना जैसा भी है वो करते हैं, रेसलिंग करते हैं। तो एथलेट बोल रहा है तो ये सही है। खिलाड़ी जो होते हैं, खिलाड़ी में कोई भी आ सकते हैं, रेसलर आ सकता है, प्लेयर आ सकता है, फुटबॉल प्लेयर है, चाहे क्रिकेट प्लेयर है, चाहे और भी कोई है ना, जितने भी जो भी एथलीट्स जो खेलते हैं, वेट लिफ्टिंग जो करते हैं, ये सब आ जाते हैं, जो कि बॉडी फिजिकल, शारीरिक जो होती है संवेदना, उस पर अपना कंट्रोल अच्छा रखते हैं। तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन सही है इसमें, और बाकी सब गलत है। और क्यों गलत है वो मैंने आपको समझा दिया है किस तरह से, ठीक है। अब ये लास्ट आज 6th नंबर देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। समझाते हुए हम आपको चल रहे हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, सही है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वो हमेशा कहते हैं लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज लर्निंग में, ये वो बोलते हैं, एकदम सही बात है। फिर भी बाकी ऑप्शन को देखेंगे, ये ऑप्शन सही तो है, लेकिन फिर भी हम दूसरे ऑप्शन को भी देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है क्वेश्चन को हड़बड़ी में नहीं समझना है। क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन को ध्यान से, इत्मीनान से पढ़िए। कई बार क्या होता है, ट्रिकी दे देता है, सब ऑप्शन एक जैसे लगते हैं ना, एक जैसे लगने लगते हैं, तो आप जैसे ये सही लग रहा है, इससे रिलेटेड कुछ और लगा, आपने पहले इसको कर दिया, फिर वो गलत हो गया। ऐसा नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। ये तो सही है, जो उन्होंने बात कही वो लिखा है, पूरा हर कुछ कंप्लीट हो रहा है जो उन्होंने कही है कि लैंग्वेज एक टूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उसके अलावा और क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये तो नॉम चॉम्स्की जी कहते हैं,
LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है हमारे ब्रेन में, एक हाइपोथेटिकल टूल होता है जहाँ पर हम लैंग्वेज को सीखते हैं, वो हमारी मदद करता है लैंग्वेज सीखने में, है ना। तो ये तो नॉम चॉम्स्की जी ने बोला है। ये वाइगोत्स्की जी के बारे में बोला गया है कि वाइगोत्स्की जी क्या सोचते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर इन स्टेज, ये तो हमारे जिन प्याजे जी बोले हैं, अभी हम उनके 2-3 क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तो ये तो जिन प्याजे जी कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चों के चरणों में होते हैं, 4 चरण होते हैं जो आपको मैंने बताया। मैच्योरेशन ऑफ स्कीमा लीड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ये स्कीमा के बारे में भी कौन कहता है, जिन पियाजे जी कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो लेव वाइगोत्स्की जी जो कहते हैं वो लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का होता है वो लैंग्वेज की वजह से होता है, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो रोल प्ले करता है। जब बच्चे अपने एनवायरनमेंट और लोगों से सोशली मिलते हैं, कल्चर को सीखते हैं, कल्चरल और सोशल का बहुत ज़्यादा इसलिए इफेक्ट उनके द्वारा माना गया है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी ही इसीलिए दी गई है कि समाज में सांस्कृतिक वगैरह को देख कर सीख कर बच्चे जो हैं क्या करते हैं, उनके संज्ञान का विकास होता है और उसमें लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। तो आज हम बस यहीं तक करते हैं, 6 तक करते हैं, फिर नेक्स्ट 7 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो आई होप जितना कुछ मैंने 6 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है वो आपको समझ में आई होगी, और मेरी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो बच्चे कमेंट्स करते हैं अच्छे उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको, ये नहीं कि छोड़ देते हैं फिर 7 दिन या 15 दिन पहले पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल हमारे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप आराम से सीटेट अच्छे नंबर से स्कोर करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।